नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए। इससे पहले हम मैथ्स का एक मॉडल पेपर, गणित के और सोशल स्टडीज़ के और विज्ञान के मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि DLED फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी हमें शुरू करनी होगी, क्योंकि पीरियड ज़्यादा लंबा बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के बीच आपको ज़्यादा समय ना मिले, इसलिए हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो यहाँ पर हम मैथ का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने 10 प्रश्न लिए हैं और 10 प्रश्न ऐसे जो आपको देखते ही आने चाहिए, मतलब होंगे वो एक लाइन या 2 लाइन के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको ना आते हो, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं कि अगर ये प्रश्न आप देखेंगे, अगर आपको तुरंत नहीं आएंगे तो हो सकता है ये आपका ज़्यादा टाइम खा लें, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आप देखिए, शून्य का वर्गमूल होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0, 1, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि शून्य का वर्गमूल कितना होता है। बात करें शून्य का वर्गमूल या बात करें शून्य का वर्ग, दोनों का मान शून्य ही होता है। ठीक है, शून्य का वर्गमूल और शून्य का वर्ग दोनों का मान 0 ही होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 17,576 किसका घन है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 24, 25, 26, 27। अब यहाँ पर हो सकता है, अगर आपको याद नहीं है घन, तो हो सकता है ये करने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आप बस इतना देख लीजिए कि घन में क्या करना होता है, मालूम है आपको 3 बार गुणा करना होता है। तो आप अगर 24 को 3 बार गुणा करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी लास्ट वाली डिजिट देख लीजिए कितनी है, 4 है। तो हम 4 को 3 बार गुणा कर लें, 4 चौको 16, 16 चौको 64, लास्ट में कितना आ रहा है 4, और यहां पर कितना है 6, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब 25 का करेंगे तो 25 का तो हमेशा मालूम है, 25 को चाहे जितने बार गुणा कर दे लास्ट में इकाई में 25 ही आना है, लेकिन हमें लाना कितना है 6। 26 का करके देखते हैं, लास्ट में है 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसका हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो इकाई आएगी वो 6 आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम 7 का करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, इसका होता है तो 343 आता है इसका, तो 343 में लास्ट में 3 आता है, तो यहाँ पर हमारे पास है 6। तो हम ये पता लगा चुके हैं कि 17,576 में आखिरी में 6 है, और यहाँ पर किसका घन करने पर, इन चारों में से किसका घन करने पर हमें लास्ट में 6 मिल रहा है, वो संख्या है 26। ठीक है, अब आप अगर 26 का 3 बार गुणा करेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये 26 का घन 17,576 ही है। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप देखेंगे, सीधा सीधा आप लास्ट की वैल्यू देख लीजिए और लास्ट का वैल्यू का घन कर लीजिए, आप लास्ट का नंबर मिला दीजिए, अगर लास्ट का नंबर मिल जाए तो समझ लीजिए वही नंबर होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल है। 256/441 का वर्गमूल आपको निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, -16/21, -16/441, -256/21, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि 256/441 इसका क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। तो आप जानते हैं कि 256 किसका होता है, 16 का वर्ग होता है, 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। तो ये आ गया आपका 16/21, लेकिन 16/21 तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये जानते हैं कि जब 256/441 का होता है तो ये जो 16/21 आया, ये केवल प्लस का ही नहीं होता है, ये माइनस का भी हो सकता है। प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन में मिल जाए वो सही है, क्योंकि अगर आप -16/21 और -16/21 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं जब ये माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 16 का 16 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 256, और 21 का 21 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 441। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा माइनस का 16/21। अगर यहाँ पर कहीं पर 16/21 प्लस का भी होता तो वो ऑप्शन सही होता, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, मिलेगा आपको एक ही ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी की कुल पंक्तियां। यदि कुल छात्रों की संख्या 3600 हो तो पंक्तियों की संख्या बताओ। अब हमें पंक्तियों की संख्या मालूम नहीं है, लेकिन कुल छात्रों की संख्या मालूम है, तो हम मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, x। अब यहां पर लिखा है एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी की कुल पंक्तियां, तो हमें कुल छात्रों की संख्या मालूम है 3600। कुल छात्रों की संख्या कैसे आएगी, अगर हम पंक्तियों में एक पंक्ति में कितने छात्र हैं उन दोनों को आपस में गुणा कर दें। तो अब पंक्तियां मानी हैं हमने x, और एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी की कुल पंक्तियां, तो x गुणे x, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3600। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये बनेगा 3600, तो 3600 का घनमूल कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी निकल आई, 60। उम्मीद करता हूँ आसानी से आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। संभावित, घटनाक्रम, मापन या प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे सीधा पूछ दे प्रायिकता की परिभाषा लिखो या प्रोबेबिलिटी की परिभाषा लिखो, तो आप सीधा यही लिख सकते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन है 2, 6, 12, 36। तो यहाँ पर आप देखें कि मान चलिए कि दो पासे हैं, एक पासा ये, एक पासा ये, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जब हम दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो मान चलिए पहले पासे में आया 1, अब दूसरे पासे में कितना आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 और या तो 6, ठीक है। जो दूसरा पासा होगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके कितने भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहले पासे में 1 आ रहा है और तो दूसरे पासे में 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब जब एक नंबर आ रहा है तो परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं कितने, 6 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। पहला परिणाम प्राप्त होगा 1, 1 का, दूसरा होगा 2, 2 का, सॉरी 1, 2 का, तीसरा होगा 1, 3 का, चौथा होगा 1, 4 का, पांचवा होगा 1, 5 का, और छठा होगा 1, 6 का। इस तरह आपने देखा, अगर पहले पासे में 1 आ रहा है और दूसरे पासे में 1 से लेकर 6 तक कितना भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर परिणाम हुए हमारे पास 6। लेकिन जो पहला पासा है उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। कुल 6 तक आ सकता है। तो ये मान के चलिए जब 1 के साथ 6 आ रहा है, 6 इसके साथ आएगा, 6 इनमें आएगा, 6 इसके साथ कंडीशन बनेगी, 6 इसके साथ कंडीशन बनेगी, 6 इसके साथ कंडीशन बनेगी। तो मतलब ये है आपका, जो आपका 1 है उसके साथ कितनी कंडीशन बन रही, 6 कंडीशन। अब आपका 2 आएगा, उसके साथ भी कितनी कंडीशन बनेगी, 6 कंडीशन बनेगी। 3 आएगा, उसके साथ भी 6, इसी तरह 6 तक आएगा और सबके साथ 6 की कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा 6 छंके 36। कुल मिलाकर दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 36 परिणाम संभावित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समान त्रिज्या और ऊंचाई, समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि कोई ऐसा बेलन है, कोई ऐसा शंकु है जिसकी त्रिज्या समान है, ऊंचाई समान है, तो उनके आयतन का अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें बेलन का अनुपात लिखना पड़ेगा। बेलन का अनुपात कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा दिया। अब बाद में क्या है, शंकु है, तो शंकु का आप आयतन लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो क्या करेंगे, एच एच कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, और पाई तो वैसे भी समान होता है तो ये भी कट गया। तो इधर बचा 1 और इधर बचा 1/3। अब इसे हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 1/3 है, इसे हम नंबर में ले आए, बटे हटा दें। तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 एकम 3 अनुपात, और 1/3 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपके सामने मिल गया, 3:1। इसका सही उत्तर कितना होगा,
3:1। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, tan 60 इंटू cosec 60 का मान आपको बताना है। tan 60 की कितनी वैल्यू होती है, cosec 60 की कितनी वैल्यू होती है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। tan 60 होता है √3 और cosec 60 होता है 2/√3। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 2। तो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, tan 60 इंटू cosec 60, इसकी जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। मैंने आपसे पहले भी बोला था, अगर आपको इन सारे sin 60, sin 30 अगर इनकी पूरी टेबल ट्रिक के माध्यम से याद करनी तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उससे संबंधित ट्रिकी वीडियो आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या में क्या बताया गया है, 38, 50, 25, 28, 23, 36, 19, 24, 45 की मध्यिका ज्ञात करनी है। जब इस तरह के आंकड़े दिए हों, ठीक है, जब सारणी बना के ना दिए हों आंकड़े, जब इस तरह ऐसे ही बिखरे पड़े हों, तब यहाँ पर हमें कैसे फॉर्मूला इसको कैसे लगाना होता है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आप केवल संख्या गिन लीजिए, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कुल, ठीक है। और 9 क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। देखिए इस तरह के जो मध्यिका वाले सवाल होते हैं यहाँ पर दो तरीके से लगाए जाते हैं। अगर संख्याएं सम है कुल, उसके लिए अलग है, अगर संख्याएं कुल विषम है तो उसके लिए अलग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुल कितने हैं, 9 हैं, तो ये विषम संख्या है 9, तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा लगेगा। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको अरेंजमेंट कर लेना होता है छोटे से बड़े के क्रम में। तो हम छोटे से बड़े के क्रम में रखेंगे। सबसे पहले आएगा 19, फिर आएगा 23 आएगा, फिर आएगा 24, फिर आएगा 25, फिर आएगा 28, फिर आएगा 36, फिर आएगा 38, फिर आएगा 45 और फिर आएगा 50। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, विषम संख्या के फॉर्मूला होता है मध्यिका बराबर n+1/2। ये जो संख्या निकलेगी वो संख्या आप गिन लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं n+1/2 वह पद, ठीक है। n कितना है, जितने नंबर हमने गिने थे, कितने गिने थे, 9, 9 + 1, 9 + 1 कितना होता है, 10, 10/2 कितना होता है, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पांचवा पद कौन सा निकल के आया, 28। तो यहाँ पर जो आपकी मध्यिका होगी वो होगी 28। आसान है। देखिए ये जो मध्यिका है यहाँ पर दो तरीके से निकाल जाती है। अगर ये संख्या कुल सम है उसके लिए अलग फॉर्मूला, अगर ये कुल संख्याएं विषम है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, सबसे छोटी रामानुजन हार्डी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि रामानुजन संख्याएं होती कौन सी, ऐसी संख्याएं जिन्हें घनों के योगफल के रूप में दो भिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। कोई ऐसी संख्या हो जिसको हम तोड़ें और घनों के योगफल के रूप में दो भिन्न तरीकों से लिखा जा सके। जैसे अगर बात करें सबसे छोटी रामानुजन संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 1729। अब 1729 को हम दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए। पहली संख्या लिख सकते हैं 1 क्यूब + 12 क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 क्यूब होता है 1 और 12 क्यूब होता है 1728, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है 10 की पावर 3 और 9 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 होता है 1000, 9 की पावर 3 होता है 729, ठीक है। तो ये आप देखिए 1729 को हमने कितने तरीके से लिखा, दो तरीके से लिखा और दो भिन्न भिन्न घनों के योगफल के रूप में। तो आप समझ गए कि कैसे हमने यहाँ पर रामानुजन संख्या निकाली। 1729 सबसे छोटी रामानुजन संख्या होती है। अब बात कर लें कि और कितनी हो सकती। कभी कभी प्रश्न आ गया कि किन्हीं 2 रामानुजन हार्डी संख्याएं लिखो, या बोल दे कभी कभी किन्हीं 3 रामानुजन संख्याएं लिखो, क्योंकि ऐसा हो जाता है अगर बहुविकल्पी में आया तो कैसे दे सकते हैं प्रश्न, 3 संख्याएं रामानुजन दे दी और चौथी नहीं दी। तो इस तरह आपको कम से कम 3 से 4 संख्याएं रामानुजन याद होनी जरूरी है। पहली संख्या होती है 1729 जो कि ऑप्शन में दे रखी है। दूसरी संख्या हो सकती है 4104, तीसरी संख्या होती है 13832,
चौथी हो सकती है 20,683। तो ये 4 संख्याएं आप याद कर लीजिए, ये होती हैं रामानुजन हार्डी संख्या या हार्डी रामानुजन संख्याएं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये 10 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का जो विशेष प्रश्न है 4x - 74 बराबर 126। यहां पर x का मान क्या होगा, 40, 20, 50 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है हमें नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डीएलएड 3rd 4th और सारे सेमेस्टर और यूपीटेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे कोर्स और न्यूज़ के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।